नमस्कार, मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस में हम लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। सत्य में आपको पूरा देश दिखेगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी और इन सब के पीछे का वो सत्य भी आपको नजर आएगा जो बहुत सारी परतों के भीतर दबा होता है। और सबसे पहले सत्य रखेंगे आपके सामने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था यानी संसद का। जो लोग जानते हैं, जो समाचारों में देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि संसद का बजट सत्र लगातार धुल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सब संसद चलने देने की चिंता से मुक्त नजर आ रहे हैं और इसीलिए एक तरफ राहुल गांधी माफी मांगो का नारा है और दूसरी तरफ अडानी पर विपक्ष अड़ गया है। यहां तक कि आज लोकसभा स्पीकर को यानी कि ओम बिरला को यह बोलकर बताना पड़ा तमाम माननीयों को कि जिस संसद में आप हंगामा कर रहे हैं वो हंगामे के लिए नहीं है बल्कि बातचीत के लिए है, चर्चा के लिए है। उसके बाद भी जब ना सत्ता पक्ष झुका ना विपक्ष झुका तो महज 8 मिनट के भीतर पहले 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित हुआ और उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई फिर हंगामा हुआ, फिर कल तक के लिए सदन को टाल दिया गया। मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। ये शोर संसद के भीतर का है, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां सिर्फ हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी से माफी की दरकार है तो अडानी पर जेपीसी की ललकार भी है। देश की संसद नारेबाजी के लिए नहीं है, संसद चलनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सदन में ये कहना पड़ा। सदन चलने दीजिए, क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? बावजूद इसके सत्ता पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी नहीं रुकी और संसद शुरू होने के महज 8 मिनट के भीतर मजबूरन फिर स्थगित करनी पड़ी। स्थगित की जाती है। मोदी ब्रिगेड के एक और मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला। You know, in Sikhs, minorities are second-class citizens in India. I don't know where he got that from. अडानी पर जेपीसी जांच हो, इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है और संसद शुरू होने से पहले फिर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। उनको ये देखिए, उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे और वो तो डरा के, धमका के, कमजोर करने की बात कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। पिछले कई दिनों से मोदी जी की सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, वो भले ही लंदन में दिए गए बयानों को लेकर हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिया गया बयान हो। तो ये दोषी तो है कहीं न कहीं, सारे देश को बेच खाए और अब लोगों का बैंकों में जमा पैसा है वो भी डूबने की कगार पे है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि जेपीसी की जांच के जरिए जांच हो, गठन हो जेपीसी। सदन की कार्यवाही पर सियासत हावी है, ये सत्य कोई समझने को तैयार नहीं कि सदन चलेगा तभी तो राहुल गांधी अपनी बात कह पाएंगे और तभी सत्ता पक्ष अडानी को लेकर जेपीसी पर अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सदन जो है वो चर्चा के लिए है, ये स्पीकर ओम बिरला ने बताया और ऐसा नहीं है कि माननीय इस सत्य से वाकिफ नहीं है। माननीय नहीं जानते कि संग्राम तो सदन के बाहर भी हो सकता है, भीतर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा को आगे बढ़ाए जाने का एक एजेंडा भी क्लियर होना चाहिए। प्रशांत त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य इसका हम तक पहुंचा पाएंगे। प्रशांत, एक सत्य तो यह है कि तकरीबन 1 घंटे की कार्यवाही पर कई करोड़ रुपया खर्च होता है। दूसरा सत्य यह है कि जनता चाहती है कि उनके हित के मुद्दे संसद में डिस्कस हो और तीसरा सत्य यह है कि राहुल गांधी की माफी या फिर अडानी पर जेपीसी, ये भी तो चर्चा संसद में ही होगी ना। संसद चलने ही नहीं देंगे तो चर्चा होगी कैसे? ये सत्ता पक्ष और विपक्ष समझने को तैयार क्यों नहीं? या फिर ये कोई और एजेंडा है, माफी की आड़ में, जेपीसी की आड़ में कोई और एजेंडा है जो संसद में चलाया जा रहा है?
जी बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे पहली बात तो जो आपने कहा कि 1 घंटे की जब कार्रवाई होती है, सदन जब चलता है तो करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का खर्चा आता है। या तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि जब 2-3 हफ्ते तक पूरा सत्र चलता है और पूरे दिन कार्रवाई होती है, संसद चलता है, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा। और आम जनता की जो जेब का ही पैसा है, सब टैक्स से ही ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरी बात, करीब 35 ऐसे बिल हैं जो लंबित हैं, जो इस सत्र में पास होने थे, उन पर कोई भी चर्चा, छठा दिन आज हो गया है जो वो हंगामे की बेट चढ़ा, किसी भी बिल पर अब तक चर्चा नहीं हुई। तीसरी बात, लगातार जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है। कोई नई बात जेपीसी की मांग नहीं है, इससे पहले भी कई बार जेपीसी का गठन हुआ है, उनकी रिपोर्ट सामने आई है। तो सरकार को ऐसी क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है कि जेपीसी से वो कन्नी काट रही है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहती जेपीसी को लेकर। वहीं आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो जो मेरी जानकारी है उसमें जैसी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उन्होंने लगातार राहुल गांधी शेम राहुल गांधी और राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिसके बाद खुद लोकसभा स्पीकर ने इंटरवीन किया और कड़े शब्दों में इस पूरे प्रकरण की निंदा की। लेकिन अभी भी जो पूरा ये मामला है वो सुलझता नजर नहीं आता। आज भी सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक हुई और अब जो उम्मीद है कल भी इसी तरह की बैठक होगी और कल भी जो अभी तो तक ये जानकारी माना मिल जा रही है सकता है प्रशांत कि जैसे हमने बजट सेशन के शुरुआती चरण में देखा, बजट सेशन का जो पहला चरण था वो भी इसी तरह वॉश आउट हुआ और दूसरा चरण भी इसी तरह वॉश आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य, एक जो दर्शकों को मैं बताऊं कि इसके पहले भी कोल घोटाला हो, 2G स्कैम हो, इस पर जेपीसी की मांग हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग हुई। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिपोर्ट अपनी देती है इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, वो क्या कोई अंतिम रिपोर्ट होती है? और क्या ये तमाम माननीय जानते नहीं है, सत्ता नशीन लोग जानते नहीं है? लेकिन उसके बावजूद सदन का अगर समय बर्बाद हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई हिडन एजेंडा भी समझ में आता है, हिडन पॉलिटिक्स समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस बातचीत के लिए। एक और खबर का सत्य, दरअसल कांग्रेस ने आज सियासत का एक सत्य सामने रखा और कांग्रेस ने यह बताया कि ममता बनर्जी मोदी का मोहरा बन गई हैं क्योंकि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर है। कांग्रेस ने यह क्यों कहा? कांग्रेस ने यह बयान ममता बनर्जी के उस बयान पर दिया जिसमें दरअसल उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं और जिसमें वो कह रही हैं कि राहुल गांधी मोदी के मुकाबले बेहद कमजोर लीडर हैं और मोदी की सत्ता तब तक कायम रहेगी जब तक राहुल गांधी को विपक्ष के लीडर के तौर पर पेश किया जाता रहेगा। ये तंज ममता बनर्जी ने किया और लगे हाथ कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। 2024 के महासमर के लिए विपक्षी एजेंडे का संकेत दीदी के गढ़ बंगाल से मिलना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी खुलकर राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौती दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रही हैं। बीजेपी संसद इसलिए नहीं चलने दे रही ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी हैं। राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। कांग्रेस की स्थिति दोधारी तलवार पर चलने के जैसी है। विपक्ष के दो महत्वपूर्ण साथी कांग्रेस के वजूद को ही खारिज कर रहे हैं। इधर ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बंगाल की ही धरती से कांग्रेस को कोस रहे हैं। हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे हैं, चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस का बयान भी जारी हुआ है। ममता बनर्जी जो कह रही है ना, ये मोदी की आदेश और निर्देश पे ही कह रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में भी साबित कर दिए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिए हैं कि ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने ये राहुल गांधी जी के बारे में इस प्रकार टिप्पणी करके वही कहा है जो राहुल गांधी के जो बौद्धिक संपदा जो कुछ उनके पास है उसी पर मोहर उन्होंने लगाई है। पिछले कई सालों से कांग्रेस दिवा स्वप्न देख रही है कि विपक्षी गठजोड़ के सहारे उसकी नैया पार लगेगी और स्वाभाविक लीडर के तौर पर कांग्रेस को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन ममता, अखिलेश, केजरीवाल और केसीआर कांग्रेस की रही सही उम्मीदों को जोर का झटका दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि राहुल गांधी एक बेहद कमजोर लीडर हैं और जब तक मोदी के मुकाबले राहुल गांधी खड़े रहेंगे तब तक मोदी का टर्फ बना रहेगा, मोदी को कोई चुनौती देने वाला तब तक नजर नहीं आएगा। लेकिन इस बीच एक बयान राहुल गांधी का आया है और वो बयान ये है कि वो कर्नाटक पहुंचे थे। कर्नाटक चुनावी राज्य है, आने वाले समय में कर्नाटक में चुनाव है और एक दफा फिर से राहुल गांधी की जुबान फिसल गई है। 4 दिन पहले भी ऐसा हुआ और अब फिर से ऐसा हुआ। दरअसल कर्नाटक में जो संबोधन दिया राहुल गांधी ने, उसमें उन्होंने 200 यूनिट बिजली की जगह 2000 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। किया है कि 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को गृह लक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे और अन्नभाग्य स्कीम में 10 केजी चावल हर बीपीएल परिवार को कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी और गृह ज्योति स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली, 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली, 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। हमने पहले अनाउंस किया है। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर सत्य बताएंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी बेहद कमजोर नेता हैं। और कमलेश, मैं यही सत्य समझना चाहती हूं, हालांकि इस पर कांग्रेस का एक अपना अलग स्टैंड हो सकता है, बीजेपी का एक अलग अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार जब बहुत लंबे समय से इस तरह की चीजों को देखता है, समझता है, उस पत्रकार की नजर क्या कहती है कि इस तरह से जबान फिसल जाना। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जयराम रमेश के साथ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे और पहला ही सेंटेंस बोला, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या वाकई ममता बनर्जी जो कह रही है वो इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता दिखता है क्या? जब तक राहुल गांधी चेहरे के तौर पर सामने है तब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, बिल्कुल भाजपा के लिए सहूलियत है, राहुल गांधी सहूलियत है। राहुल गांधी दिखाते हैं कि परिपक्व नेता है, लेकिन जिस तरह से उनकी जवान फिसलती है, आपने देखा कि 2019 में भी आपने देखा, 2014 में आपने भी देखा कि उनकी जवान फिसलती है। उसको कहीं ना कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी उसको अधिकार बनाते हैं। पहले मौत का सौदागर सोनिया गांधी जी ने कहा था, उस पर उनका जुबान फिसली थी, उसके वो आधार मुद्दा बनाया था। लिहाजा अब जो राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया गया है, तो भाजपा को लगता है जब तक राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा रहे, विपक्ष के चेहरे के रूप में आगे रहेंगे, तब तक उनकी जो संभावना है बहुत बनी रहेगी और राहुल गांधी कहीं ना कहीं सेल्फ गोल करते रहेंगे और पूरा विपक्ष उनकी चूंकि इर्द गिर्द घूमता रहता है, लिहाजा उनका टारगेट काफी इजी हो जाएगा। बिल्कुल। और कमलेश, आपने सबसे शुरुआत में एक शब्द कहा, सहूलियत। दरअसल राहुल गांधी वो पैसेज तैयार कर देते हैं अपने इस तरह के बयानों से, जिसके चलते बीजेपी को सहूलियत होती है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश आपका ये सत्य हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगली खबर बड़ी संजीदा खबर है और वो ये कि देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वाला अमृतपाल इस समय कहां है, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन ऑन है, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरा पंजाब इस समय अलर्ट मोड पर है, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। न सिर्फ स्टेट एजेंसीज बल्कि सेंट्रल फोर्सेज भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ा सत्य जो जाहिर हुआ है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के डोजियर में, वो ये कि अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बनकर इस आग को पंजाब में भड़का रहा था। भगोड़ा अमृतपाल सिंह फिलहाल पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द और चुनौती बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह इस समय है कहां? पुलिस पंजाब के साथ साथ हरियाणा तक दबिश दे रही है। पंजाब इस समय अलर्ट मोड पर है। न सिर्फ स्टेट एजेंसीज बल्कि सेंट्रल फोर्सेज भी अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवा पंजाब में बंद है। सुरक्षा एजेंसीज के डोजियर बताते हैं कि अमृतपाल को ISI और सरहद पार खालिस्तानियों ने मोहरा बनाया। इसके लिए बाकायदा ISI ने फंडिंग की और इसी मकसद से अमृतपाल 9 साल दुबई में रहने के बाद भारत लौटा और यहीं से उसने देश को तोड़ने वाले AKF मिशन को आगे बढ़ाया। अमृतपाल सिंह अपनी फोर्स बना रहा था, नाम रखा था आनंदपुर खालसा फोर्स। घर के गेट और दीवारों पर लिखा AKF। गांव में वारिस पंजाब डे का पोस्टर लगा। पोस्टर पर भिंडरावाला, दीप सिद्धू की तस्वीरें।
शनिवार शाम से लेकर अब तक अमृतपाल केस में चोर सिपाही का खेल चल रहा है। अमृतपाल पर एनएसए लगाने की तैयारी, 112 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, अमृतपाल के चाचा ड्राइवर का सरेंडर, अमृतपाल के चाचा से पिस्टल और पैसे मिले, घर से मिली AKF मार्क वाली जैकेट, भागने में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद, राइफल, तलवार, वॉकी टॉकी सेट बरामद। पंजाब के सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह सामने आए, बहुत सारे अंदेशे जाहिर किए और अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। ये सब प्रोपेगेंडा झूठ उन्होंने बदनाम किया जा रहा है। ऐसे ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं ना किसी ना लिंक नहीं होते, वो नॉर्मल काम कर रहे सी, बस इन्होंने पता नहीं की तकलीफ है, ये अपने काम नहीं कर रहे, होर उन्हें बदनाम करने वास्ते लगे हुए। एक तरफ भारत तोड़ने की बड़ी साजिश चल रही है तो दूसरी तरफ उतनी ही शिद्दत से सियासत का खेल भी जारी है। मैं आम आदमी को और केंद्र की सरकार को, दोनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप इंदिरा गांधी 84 के राहों पे मत चलिए, पंजाब में आग लगा के अपनी सियासत मत पकाइए। आज जो कुछ हो रहा है, मैं सबसे पहले केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ, आम आदमी से पूछना चाहती हूँ कि ये एक्शन 1 महीने पहले क्यों नहीं लिया गया? जब अजनाले के पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्जा हुआ, 1 महीने तक भगवंत मान बताया उसको किसने रोक के रखा? तो ये उसको रिवाइव करने का जो पड़ोसी मुल्क है उसकी सहायता से, और खासकर हमारे विरोधी जो बैठे हुए हैं कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में, उनके इसको किया गया है। इसको भारत सरकार कभी चलने नहीं देगी। दशकों बाद पंजाब एक बार फिर खालिस्तान की आग झेल रहा है और सत्य यही है कि चाहे भिंडरावाला हो या फिर अमृतपाल, सियासी शय के बगैर इतने बड़े सिंडिकेट को खड़ा कर लेना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमृतपाल कहां है? सबसे बड़ा और मौजूद प्रश्न इस समय यही है और इसी सत्य का जवाब सब चाहते हैं। मेरे साथ अमृत प्रकाश इस समय मौजूद है, मेरे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। अमृत, बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस ऑन है, अलर्ट मोड पर हैं, स्टेट एजेंसीज, सेंट्रल फोर्सेस सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि अमृतपाल सिंह है कहां? पहले गिरफ्तारी की खबर, फिर फरार होने की खबर, कोई अपडेट, कोई लीड? देखिए गरिमा, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आई थी कि अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पंजाब पुलिस के सूत्रों से ये खबर आई है और पंजाब पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये जानकारी दी है कि अमृतपाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो अमृतपाल के 114 साथियों की गिरफ्तारी हुई है। बात करें बीते रात की, तो बीते रात उसके चाचा और चाचा के ड्राइवर हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। क्या अभी एज ऑफ नाउ क्या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लीड जिसके बाद हम ये मान सकें कि पुलिस बेहद नजदीक है अमृतपाल को पकड़ने के, या अभी सिर्फ हवा में तीर लगाया जा रहा है? देखिए अगर हम बात करें एकदम टू दी पॉइंट एग्जैक्ट बात करें तो 114 लोगों की गिरफ्तारी के बाद और 5 लोगों पर एनएसए लगाने के बाद पंजाब पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और तमाम जो व्हीकल्स यूज किए जा रहे थे अमृतपाल को लेकर के, और पंजाब पुलिस की एक रिपोर्ट भी सामने आई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि हम आगे आने वाले एक दिन में कहीं ना कहीं उस तक पहुंच जाएंगे अमृतपाल तक, और हम पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर बिल्कुल, तो इंतजार किया जाए, प्रतीक्षा की जाए, क्योंकि आज काफी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द अमृतपाल का सुराग पुलिस के पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जानकारी के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड के एक एक अपराधी का हिसाब हो रहा है, गिन गिन कर हो रहा है और ठीक तरीके से हो रहा है। इस केस में अतीक के बेहद करीबी गुर्गे 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम मोहम्मद की प्रॉपर्टी को आज जमींदोज कर दिया गया। पहले नोटिस चस्पा हुआ और फिर बुलडोजर बरसा। 2 का इनकाउंटर हो चुका है, एक एक कर कई की गिरफ्तारियां हुई हैं और अब उम्मीद ये की जा सकती है कि मोस्ट वांटेड, जिनके हत्थे चढ़ने की उम्मीद पूरी आवाम को है, वो भी बहुत जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और देख लीजिए मिट्टी में मिल भी रहा है। बाबा का बुलडोजर ऐसा दौड़ा है कि शूटर्स के गुनाहों के साथ साथ मजबूत सीमेंट की दीवारें भी नहीं टिक पाई। ये भीड़, ये बुलडोजर और बिखरी हुई ईंटें बता रही हैं कि ये घर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम का है।
ये घर 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम का है, जिसने उगाही के पैसे से प्रयागराज के रसूलाबाद में आलिशान बंगला खड़ा कर लिया था। मोहम्मद गुलाम माफिया डॉन अतीक का वही गुर्गा है जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल के ऊपर एक दुकान के अंदर फायरिंग की थी। देखिए, दुकान के अंदर से फायरिंग कर रहा ये वही शूटर गुलाम है जिसके घर को आज योगी बाबा के बुलडोजर ने जमींदोज किया है। इधर माफिया और गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ सियासत इसमें अलग एंगल ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जनता सवाल पूछ रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो जो पिछली सरकारों में जोड़ा हुआ उसका अकूत धन जो अचल संपत्ति के रूप में तमाम जगह गड़ा पाया जा रहा है, उसको मिटाने का नाम बुलडोजर हो चुका है। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष बुलडोजर का विरोध करता है वो सीधे सीधे अपराधियों की मदद करने करता है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश अतीक अहमद ने साबरमती जेल से रची, उसी के गुर्गों ने इसे अंजाम भी दिया। लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में है। 2 शूटर्स का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है, कई गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में हैं और जल्द मोस्ट वांटेड भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का प्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विक्रम सिंह मेरे सहयोगी इस खबर का सत्य हम तक पहुंचाएंगे। विक्रम, 25 दिन और 25 दिन में गिरफ्तारियां बहुत सारी हुई, लीड्स भी उनसे बहुत सारे मिले, बुलडोजर भी चल ही रहा है, 2 एनकाउंटर भी हो गए हैं, लेकिन मोस्ट वांटेड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो पुलिसिया कार्रवाई है उसके ऊपर एक ये बड़ा सवालिया निशान जरूर है कि अभी तक की जो मोस्ट वांटेड है वो गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन अगर कार्रवाइयों के आधार पर बात की जाए तो ये साफ तौर पर है कि आज एक बड़ी लीड फिर से एसटीएफ को मिली है, जिसमें कि एसटीएफ ने आगरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो काफ़ी संदिग्ध माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अरशद, जो कि अतीक का बेटा है, उससे उनकी बड़ी एक लीड मिलेगी जिससे कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकेगी। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस स्तर से कि अलग अलग जगहों पर जो चाहे वो अतीक अहमद के सहायक हों, चाहे वो शाइस्ता जो अतीक की पत्नी है उनके सहायक हों या उनके बेटे के सहायक हो, उनको भी बड़ी तरीके से ट्रेस किया जाए जिससे कि पूरी तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके। जिसमें कि आज जैसे कि प्रयागराज में आज जो बुलडोजर की कार्यवाही की गई, जिसमें मोहम्मद गुलाम के लगभग 2 करोड़ का जो घर था उसको गिराया गया है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायरल जो वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे उसमें जो व्यक्ति एक दुकान में खड़ा होकर गोली चला रहा था वो यही व्यक्ति है जिसका आज घर गिराया गया, यानी कि मोहम्मद गुलाम का आज घर गिराया गया। जिसके बाद से लगातार एक संदेश बड़े स्तर पर गया है, क्योंकि जैसे ही जब घर गिरा है उसके बाद जब उसकी मां ने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरे बेटे का एनकाउंटर भी हो जाता है तो मैं उसकी लाश लेने नहीं जाऊंगी। तो कहीं ना एक बड़े स्तर पर दबाव बन रहा है और साफ तौर पर है जल्द ही जो मोस्ट वांटेड हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी, यही उम्मीद की जानी चाहिए विक्रम, क्योंकि माफियाओं और गैंगस्टर्स को मिट्टी में मिलाने का प्रण है और पिछले 25 दिन की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हम देख रहे हैं वो उस तरफ बढ़ती हुई भी दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रश्न अभी भी है और इसका सत्य भी सामने आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपका इस बातचीत के लिए। और फिलहाल सत्य में आपसे इजाजत चाहते हैं, कल फिर कुछ और खबरों का सत्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए।